हाय एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अक्षय कुमार और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन विद अक्षय कुमार। तो ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है। डिस्कवरर्स द डिस्कवरर्स। इस किताब को मैं पढ़ के आपको समझाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ इस वक्त। और 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं और तीसरा लेक्चर अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बात हो रही थी द सीजन्स ऑफ द ईयर एज वी नाउ नो आर गवर्न्ड बाय द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। यानी जो हर साल के जो सीजन्स हैं वो गवर्न होते थे किसके द्वारा? अर्थ की जो मूवमेंट है सन के चारों तरफ। ईच राउंड ऑफ द सीजन्स मार्क्स द रिटर्न ऑफ द अर्थ टू द सेम प्लेस इन इट्स सर्किट, a movement from one equinox to the next. Man needed a calendar to find his bearings in the season. How to begin? यानी कि जो पहले के जो लोग थे एंशियंट टाइम से, वो बेसिकली जो भी अपनी फसल उगाते थे या हंटिंग पे जाते थे, तो ये सब चीज़ें अर्थ की जो मूवमेंट हो रही है सन के चारों तरफ, उसके अकॉर्डिंग सारे सीजन्स आते थे। तो उसके अकॉर्डिंग उन लोगों की दिनचर्या रहती थी। The ancient Babylonians started with the lunar calendar and stayed with it. जो एंशंट बेबीलोनियंस थे उन्होंने शुरुआत करी लूनर कैलेंडर। लूनर मतलब होता है मून, चंद्रमा। वो उनकी दिनचर्या, उनके दुनिया भर के डिसीजंस कि उन्हें इस वक्त क्या करना है, किस वक्त नया बिजनेस स्टार्ट करना है या कुछ भी, ये सब मून के कैलेंडर यानी कि लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो चलते थे। देयर obstinacy in sticking with moon cycles for their calendar making had important consequences. In search of a way to measure the cycle of the seasons in multiples of moon cycles, okay, they eventually discovered, probably around 432 BC, the so-called Metonic cycle after an astronomer Meton. और उन लोगों ने जो पहले जो है 432 BC के अराउंड अपना जो है मून बेस्ड कैलेंडर जो है इन्वेंट किया और वो लोग उसके अकॉर्डिंग चलते थे। दे फाउंड दैट इफ़ दे यूज्ड अ 19 ईयर साइकिल असाइन टू 7 ऑफ द ईयर्स। ये सब ऐसी है थ्योरी, इस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहता। बस इतना समझो कि उस टाइम के जो लोग थे वो मून बेस्ड कैलेंडर का यूज़ करते थे। ठीक है। द ग्रीक हिस्टोरियन Herodotus, writing in the 5th century BC, illustrated these complications in a famous passage when he reported how the wise Solon answered the rich and irascible Croesus, who asked him who was the happiest of mortals. जो ग्रीक हिस्टोरियन था, एक हीरोडोटस उसका नाम था, और ये बात है लगभग मतलब 500 BC अराउंड समझ लो। हाँ, यानी कि ईसा से 500 साल पहले। तो उस वक्त ग्रीक कहाँ की भाषा है? ग्रीक है ग्रीस। ग्रीस जो रीजन था वहाँ का एक हिस्टोरियन था जिसका नाम था हेरोडोटस। उसने कहा था कि उसने अपने एक पैसेज में कहा कि कैसे जो है एक समझदार सोलन आंसर्ड द रिच। एक क्रोइसस एक मालदार व्यक्ति था, यानी काफ़ी अमीर, उसको आंसर किया, जिसने उससे कहा हु वॉज द हैप्पीएस्ट ऑफ मोर्टल्स। सबसे ज़्यादा खुश मोर्टल्स में से कौन है? टू इम्प्रेस ऑन क्रोइसस द वास्ट अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ फॉर्चून, ही कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द Greek calendar, then in use the number of days in the 70 years, which he regarded as the limit of the life of a man. In these 70 years, he observed are contained without
reckoning intercalary months 25,200 days. Add an intercalary month to every other year that the seasons may come round at the right time. And there will be, besides the 70 years, 35 such months, making an addition of 1050 days. The whole number of days of the days contained in the 70 years will thus be 26,250, whereof not one but will produce events unlike the rest. Hence man is wholly accident. For yourself, Croesus, I see that you are wonderfully rich and the lord of many nations. But with respect to your question, I have no answer to give until I hear that you have closed your life happily. मतलब इनके कहने का मतलब ये था कि जो हेरोडोटस था उससे उस ज़माने का कोई रिच आदमी था, राजा कह सकते हो, क्रोइसस, उसने सवाल पूछा कि सबसे ज़्यादा खुशी मोर्टल्स में से कौन है। मोर्टल्स मतलब इंसान, क्योंकि इंसान को एक ना एक दिन तो मरना ही है। तो उसको इम्प्रेस करने के लिए उसने क्या करा, ग्रीक कैलेंडर को निकाला और ग्रीक कैलेंडर के उसमें थोड़ा रिसर्च करा और रिसर्च करके उसने लास्ट में ये बोला कि इंसान जो है हिज होली एक्सीडेंट मतलब कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। उसकी बात रखने के लिए क्रोइसस ने कहा, उसकी बात रखने को बेसिकली हेरोडोटस ने क्रोइसस से कहा, उसे दिखता है कि आप जो है बहुत रिच हैं और आपने काफ़ी देशों पे जो है राज किया है, लेकिन आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास कोई जवाब नहीं है देने को, जब तक आप हैप्पीली मर नहीं जाते। तो उन्होंने अपनी भाषा में ये कहा, ये बेसिकली मुझे भी नहीं समझ आया इन्होंने क्या कहा। बेसिकली आप ये खुद इंटरप्रेट करके हो सके तो थोड़ा मुझे ही बताना बेसिकली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, ठीक है। द इजिप्शियंस समहाउ एस्केप्ड द टेम्पटेशंस ऑफ द मून। ओके, इजिप्शियंस जो थे उन्होंने वो मून के अकॉर्डिंग नहीं चलते थे वो। सो फार एज वी नो दे वर द फर्स्ट टू डिस्कवर द लेंथ ऑफ द सोलर ईयर एंड टू डिफाइन इट इन अ यूजफुल एंड प्रैक्टिकल फैशन। उनका जो कैलेंडर था वो सोलर ईयर के अकॉर्डिंग था। जो ग्रीक्स थे, जो ऐसे मैंने अभी बात करी, ग्रीक्स का जो कैलेंडर था वो था मून बेस्ड, और इजिप्शियंस जो थे उनका कैलेंडर था सोलर ईयर बेस्ड, यानी कि सूरज के अकॉर्डिंग। एज विथ मैनी अदर फ्यूचर ह्यूमन अचीवमेंट्स वी नो दी व्हाट but remain puzzled still about the why, the how and even the when. The first puzzle is why it was the Egyptians, मतलब इजिप्शियंस ही क्यों जिन्होंने सोलर बेस्ड कैलेंडर इजाद किया। दे हैड नो एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनके पास कोई एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे उस वक्त। नॉट ऑलरेडी वेल नोन टू द एंशिएंट वर्ल्ड। ओके, दे शोड नो स्पेशल जीनियस फॉर मैथमेटिक्स, उनके पास ऐसा भी नहीं था कोई स्पेशल टैलेंट हो जो कि उनको बहुत अच्छा मैथमेटिक्स आता हो। देयर एस्ट्रोनॉमी रिमेंड क्रूड, उनकी एस्ट्रोनॉमी एकदम सिंपल थी कंपेयर्ड विद डैट ऑफ द ग्रीक्स। ग्रीक्स के अकॉर्डिंग दे हैड द सिंपल एस्ट्रोनॉमी एंड अदर्स in the Mediterranean and was dominated by religious ritual. उनके कुछ religious rituals थे, but it seems that by about 2500 BC they had figured out how to predict when the rising or setting sun would gild the tip of any particular obelisk, which helped them add a glow to their ceremonies and anniversaries. लेकिन उनके पास ऐसा कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे इजिप्शियंस के पास, लेकिन तब भी उनके पास ऐसे कोई मैथमेटिशियंस भी नहीं थे, लेकिन तब भी बट अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस रिचुअल्स they could predict at that time when the rising of the sun will be happen or the setting of the sun will be happen. So this is some kind of mystery, basically how the correct solar based calendar they had invented. In spite of that, they didn't have at that time any specific technology or any other specific, they have mathematicians. Okay, so then the Babylonian scheme, which kept the lunar cycles and tried to adjust
them to the seasonal or solar year by intercalation was inconvenient. अब ये कह रहे हैं बेबीलोनियंस जो थे, बेबीलोनियंस उस साइड रहते थे, जो ईरान इराक वाला जो एरिया है ना इस साइड, तो वो भी लूनर साइकिल बेस्ड उनकी प्रिडिक्शंस रहती थी, जो भी कैलेंडर बेस्ड उन्हें कब करना है, लेकिन वो भी उन्होंने कोशिश करी कि उसको भी सोलर्स के अकॉर्डिंग थोड़ा लाने की कोशिश, लेकिन they were also unsuccessful at that time and they had a very inconvenient grasp in this matter. Local whims prevailed. Okay, in Greece, fragmented by mountains and bays and fertile in landscape loyalties, each city-state made its own calendar. Okay, arbitrarily intercalating the extra month to mark a local festival or to suit political needs. The result was to defeat the very purpose of a calendar, a time scheme to hold people together, to ease the making of common plans such as agreements on the planting of crops and the delivery of goods. तो जो ग्रीस थे, ग्रीस में क्या है, फ्रेगमेंटेड माउंटेन्स, मतलब कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं बेस हैं, कहीं लैंडस्केप है, तो हर उनकी जो हर सिटी का एक डिफरेंट, दे ईच सिटी दे हैव मेड द डिफरेंट कैलेंडर. Okay, so you can say, so they had locally made their own calendars in fragmented areas of the Greece. Okay, और उनकी कोशिश ये थी कि सो डैट सब लोग यूनिफाई होकर एक सिंगल डिसीजन ले सके कि किस वक्त क्या होना चाहिए. द इजिप्शियंस इवन विदाउट द ग्रीक एंड फॉर मैथमेटिक्स सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. अब यहाँ कह रहे हैं कि इजिप्शियंस और ज़्यादा महान थे इस कार्य में, बल्कि ग्रीक से ज़्यादा आगे थे इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. दे इन्वेंटेड अ कैलेंडर दैट सर्व्ड एवरीडे नीड्स थ्रू आउट देयर लैंड. उन्होंने कैलेंडर इन्वेंट किया जो उनके डेली बेस्ड की ज़रूरतें पूरा करता था. एज अर्ली एज 3200 BC, मतलब 3200 BC के वक्त उन्होंने, मतलब इतनी महान सभ्यता थी कि उनके पास कैलेंडर उन्होंने पहले इन्वेंट कर लिया था, ग्रीस से ही पहले. The whole Nile Valley was united with the Nile Delta into a single kingdom, which lasted for 3000 years until the age of Cleopatra. जो नाइल वैली थी, जो होल नाइल वैली यानी कि नाइल रिवर जहाँ से शुरू होती है और जहाँ तक ख़त्म होती है, वो जो पूरा रीजन था, चाहे लेफ़्ट साइड या राइट साइड, वो जो है पूरा एरिया 3000 साल तक एक सिंगल किंगडम के अंडर में रहा, until the age of Cleopatra, जब तक क्लियोपाट्रा नहीं आया. Political unity was reinforced by nature. Political unity थी क्योंकि वह नेचर ही इस तरीके का था वहाँ का. Like the heavenly bodies themselves, the Nile displayed a regular but more melodramatic natural rhythm. The longest river in Africa, the Nile, stretches 4,000 miles from its remote headstream, gathering the rainfall and snowmelt of the Ethiopian highlands and all the northeastern continent into a single grand channel to the Mediterranean. तो नाइल जो रिवर स्टार्ट कहाँ से होती है, इथियोपिया कंट्री, इथियोपियन की हाईलैंड से वो स्टार्ट होती है और फिर वो मेडिटेरेनियन सी तक में जाके मिल जाती है. ठीक है, और फिर द फारोज रीम वॉज एप्टली कॉल्ड द एम्पायर ऑफ द नील. बेसिकली फारो का काल था, वो फारो एक राजा का नाम था इजिप्ट की, और उसको एम्पायर ऑफ द नाइल कहते थे, क्योंकि जो पहले की जो सभ्यता होती थी, आप देखोगे नदी के पास ही होगी, क्योंकि नदी के पास ही जो है सारी खेती होती थी, वहीं फार्मिंग होती थी, ट्रांसपोर्टेशन भी सब वहीं से होता था. द एंशंट्स टेकिंग Herodotus Q called Egypt the gift of the Nile. The search for the source of the Nile, like the search of the Holy Grail, had mystic overtones which stirred death-defying explorers into the 19th century. ठीक है, the Nile made possible the crops, the commerce, and the architecture of Egypt. Highway of commerce. The Nile was also a freight way for the materials of colossal temples and pyramids. A granite obelisk
of 3,000 tons could be quarried at Aswan and then floated 2,200 miles down the rivers to the Thebes. The Nile fed the cities that clustered along its banks. No wonder that the Egyptians called the Nile the sea, and in the Bible it is the river. कहने का मतलब ये जो जो नाइल जो रिवर थी वो हाईवे ऑफ कॉमर्स था, मतलब वहीं से बिजनेस भी होता था और वहीं से उसके आसपास खेती भी होती थी, क्रॉप, तो वो सब कुछ था उनके लिए। इसलिए वहाँ पे इतने लंबे समय तक जो है सभ्यता पनपी और वहाँ पे आप कह सकते हो नई नई डिस्कवरीज हुई, इन्वेंशंस हुई, सारी चीज़ें हुई। और वहाँ जो बड़े बड़े टेम्पल्स आप देख रहे हो, पिरामिड्स, उस नाइल रिवर के थ्रू ही वो ट्रांसपोर्ट करते होंगे अकॉर्डिंग टू दिस बुक, बड़े बड़े पत्थर, और they had made those pyramids and temples. Okay, the rhythm of the Nile was the rhythm of the Egyptian life. यानी कि इजिप्ट की जो लाइफ थी इजिप्शियन की, that was all according to the Nile river. The annual rising of its water set the calendar of sowing and reaping with its 3 seasons: inundation, growth and harvest. मतलब सोइंग रीपिंग सब कुछ नाइल रिवर के अकॉर्डिंग होता था। ठीक है। The flooding of the Nile from the end of June till late October brought down rich silt, in which crops were planted and grew from late October to late February, to be harvested from late February till the end of June. मतलब जब भी फ्लड आता था नाइल रिवर में तो क्या होता था कि जो लेट अक्टूबर तक जो फ्लड आया वहाँ पे, तो जब भी फ्लड आता है तो वो अपने साथ जो है उपजाऊ मिट्टी वो भी साथ लेकर आता है। तो उससे क्या होता था, जो आसपास एरिया में जहाँ तक फ्लड आ गया तो वो जो उपजाऊ मिट्टी आ गई उसके साथ, फ्लड के साथ साथ, तो उससे क्या है डेट उससे और फसल अच्छी उगती थी क्योंकि और न्यूट्रिएंट्स मिलते थे मिट्टी को। ठीक है। और वो फिर लेट अक्टूबर से लेट फरवरी तक हार्वेस्ट करते थे, ये कहने का मतलब, टिल द एंड ऑफ जून। ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब फ्लड आना भी एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि जब भी फ्लड आता है तो वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, न्यूट्रिएंट्स जो उसके साथ प्लांट्स होते हैं वो भी ले आता है। फिर वो जो नई जगह पे जो नई चीज़ों का जो इन्वेड हो जाता है तो वहाँ पे फिर अच्छे से और खेती होती है, क्योंकि वो अपने साथ काफ़ी सारे मिनरल्स एंड रिसोर्सेज लेकर आया है। तो फ्लड को आप कह सकते हो एक अच्छी चीज़ भी होती है। ठीक है। ओके, सो द राइजिंग ऑफ द नाइल एज रेगुलर एज एंड एज इसेंशियल टू लाइफ एज द राइजिंग ऑफ द सन। सो द राइजिंग ऑफ द नाइल को कहा गया है एज रेगुलर एज द एसेंशियल, मतलब उनके लोगों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि सूरज उगना। ठीक है। मार्क द नाइल ईयर। द प्रिमिटिव इजिप्शियन कैलेंडर naturally enough was a nilometer, a simple vertical scale on which the flood level was yearly marked. ओके, तो मतलब जो इजिप्शियंस के जो कैलेंडर्स थे वो बेसिकली फ्लड लेवल को भी मेजर करके उन्होंने कुछ ऐसा कैलेंडर बनाया था। कहने का मतलब ये है, इवन अ फ्यू ईयर्स reckoning of the Nile year showed that it did not keep in step with the phases of the moon, but very early the Egyptians found that 12 months of 30 days each could provide a useful calendar of the seasons if another 5 days were added at the end to make a year of 365 days. This was the civil year or the Nile year that the Egyptians began to use as early as 4241 BC. यानी कि जो आज का जो 365 डेज का जो ईयर है ये इजिप्शियंस को 4241 BC में ही देवर यूजिंग। ओके, तो आप ये कह सकते हो कि इजिप्शियंस वर फार मोर एडवांस्ड देन द ग्रीक्स एट दैट टाइम। ओके, अवॉइडिंग द seductively convenient cycle of the moon, the Egyptians had found another sign to mark their year. Sirius. ओके, तो मैं अभी यहाँ पे यहाँ पे रुक जाता हूँ, क्योंकि अभी जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लगभग 20 मिनट की। सो अभी जो है समापन का टाइम आ गया है इस वीडियो का। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और इफ़ यू हैव एनी सजेशन related to this video or anything, you just comment on my video, and please don't forget to like,
and please, sorry, and please don't forget to hit the like, subscribe, and also please share my YouTube channel so that I can share maximum knowledge with you, many maximum interesting and fascinating things I can share with you, and so that we can both learn with each other. Okay, basically how the things has happened in the past, uh, according to the perspective of the history of science. So this is Akshay Kumar signing off.